दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं सामने वाले ने खुद ही अगर पत्थर फेंक दिया तो घर भी जाएगा और सिर भी फूटेगा। और कुछ यही हालात बने हुए हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के। भक्तों के फूफा और भक्तों के मुंह बोले मौसाजी यानी बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त बड़े परेशान हैं। उन्हें बंकर में दुबक कर रहना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे ऐसे बंकर में जहां उन्होंने पहले रिहाइश ना बनाई हो। अलग अलग जगहों पर उन्हें छुप छुप कर शक्ल दिखाने से बचना पड़ रहा है, अपना लोकेशन जाहिर करने से बचना पड़ रहा है अपने ही लोगों से। हालत इस हद तक हो गई है कि वो बंकर में कई दिनों से दुबक कर बैठे हैं। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे, इस बारे में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो जितने भी अपने तमाम मीटिंग्स हैं, जो भी अपने कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, वो सब के सब बंकर के भीतर ही हो रहा है। यानी खाना पीना, नहाना धोना और नींद लेना भी, ये सब कुछ बंकर के भीतर ही हो रहा है। और हालत ये हो गई है नेतन्याहू के बारे में कि उन्हें नींद आ रही है कि नहीं आ रही, इस बारे में कुछ गारंटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके सिर पर हिजबुल्लाह का खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह उनकी जान लेने पर आमादा है, वो इनके खून का प्यासा है, वो अपने नेताओं का बदला लेना चाहता है। वो हसन नसरुल्लाह के कत्ल का कसास लेना चाहता है, नेतन्याहू से कत्ल का बदला लेना चाहता है, यानी खून का बदला खून। और नेतन्याहू खून का बदला खून वाला ये जो रट है ना, ये नेतन्याहू ने ही पहले शुरू किया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमारे देश में घुस गया, हमारे लोगों को मारा, हमारे फौजियों को मारा, हमारे अधिकारियों को मारा, हमारे बड़े बड़े अफसरों को ठोका पीटा, और तो और बंधक बना करके भी ले गया। और उन्हीं बंधकों के सहारे वो आज भी डील करना चाहता है उन तमाम फलस्तीनी कैदियों के बदले जो इजराइल के जेलों में बंद हैं। लेकिन अफसोस की बात देखिए, नेतन्याहू उस हमास को ये कह रहे हैं कि वो हमारे देश में घुस करके आके मार के चला गया, जिसके देश पर इन्होंने खुद ही कब्जा कर रखा है, जिसके देश पर, जिस फलस्तीन के जमीन पर, सरजमीन पर, जिन फलस्तीनियों के घर मकान दुकान खेत खलियान सब पर कब्जा करके इजराइल को बसाया गया। फलस्तीनियों को उनके घर मकान से निकाल कर गोली मार दिया गया, उनके प्राण ले लिए गए। उन्हीं के घर मकान पर कब्जा करके इजराइल इतना बड़ा देश बना घूमता फिर रहा है और इतरा रहा है, कह रहा है हमारे देश के भीतर जो आकर जान लेगा हमारे लोगों के, हम उसकी जान लेंगे। और बदले में यह हो रहा है कि हमास बुरी तरीके से इनको मार रहा है। वही काम हिजबुल्लाह भी कर रहा है। हिजबुल्लाह जिस तरह से अपने अंधाधुन रॉकेट की बौछार कर रहा है, नेतन्याहू की जान बचना बहुत मुश्किल नजर आ रही है। इजराइल के भीतर मास प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अदालतों में केस चल रहे हैं, उनको अदालत में सुनवाई के लिए, गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है। पर अफसोस नेतन्याहू की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अदालत में अपना चेहरा भी दिखा सकें, क्योंकि उनको डर है उनके जान जाने की। पर ये तमाम बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बातें इजराइल के खुद की मीडिया कह रही है। इजराइल का टाइम्स ऑफ इजराइल बोल रहा है, यहां तक कि अरब का अल मायदीन भी बोल रहा है। तो अब छुपा कहां छुप गया नेतन्याहू का भेद? नेतन्याहू के तमाम राज फाश होते जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमने आपको पहले से ही बताया था कि हिजबुल्लाह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने रॉकेट हमलों के जरिए कि अगर आप हमारे मासूम लोगों पर बमबारी करोगे, निहत्थे लोगों को मारोगे, आम नागरिकों को मारोगे, तो अगर यही काम हमने भी करना शुरू कर दिया तो इजराइल में कब्रिस्तान नहीं बचेंगे जहां लाशें ना भरी हुई हों। और कुछ ऐसा ही हालात अब उत्तरी इजराइल में देखने को मिल रहा है। नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह ने बिल्कुल कयामत ढाया हुआ है। वो पहले ही नोटिस जारी कर चुका है तमाम उत्तरी इजराइल के लोगों को कि बस्तियां खाली करो, फौरन खाली करो, क्योंकि तुम्हारे बस्तियों को इजराइल की सेना ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, जहां से वो हम पर हमला करता है, इसलिए फौरन खाली करो। ये ठीक उसी स्टाइल में किया गया फरमान था, उसी स्टाइल में सुनाया गया फरमान था जैसा इजराइल लेबनान और गजा के लोगों से कहता है कि फौरन जगह खाली करो, यहाँ पर हमास का कब्जा है, हिजबुल्लाह रहता है, हम उनको मारेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब वो बेचारे दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहां भी उन पर बम गिराता रहता है। तो कुछ यही टेक्निक अब धीरे धीरे हिजबुल्लाह दिखाने की कोशिश कर रहा है
कि बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी, बहुत हो चुकी तुम्हारी ताकत, बहुत हो चुकी तुम्हारी बुज़दिली। अब हम दिखाएंगे अपनी दरिया दिली। और दरिया दिली का हालत ये है कि 12 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन अटैक के जरिए नेतन्याहू के घर पर केसरिया में हमला किया, तो नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की टूट गई, यानी वो बेडरूम तक पहुंच गया। यहां तक कि उसके टुकड़े पूल में गिर गए, स्विमिंग पूल के पास भी गिरे रहे और खुले इलाके पर भी वो विस्फोट के टुकड़े गिरे रहे। वो तो गनीमत रही कि नेतन्याहू घर पर नहीं थे, वरना जिस हमले को बहुत हल्का बताया जा रहा है कि कुछ नहीं, बस कांच टूटा है, बेडरूम का कांच टूटा है। भाई साहब, तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, वो तुम्हारे वो बेडरूम तक पहुंच गया और तुम अभी सिर्फ कांच के चक्कर में पड़े हो। तुम होते तो तुम्हें जान ले लेता, तुम्हें मार कर वहीं खत्म कर देता। इजराइल के इतिहास में सबसे बुज़दिली की मौत मारे जाते हैं नेतन्याहू, भक्तों के पापा, भक्तों के जीजा, भक्तों के मुंह बोले फूफा नेतन्याहू। पर टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि जगह बदल बदल कर रह रहे हैं नेतन्याहू, और एक जगह पर नहीं रह रहे हैं। इनके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल जारी किया गया है और प्रोटोकॉल में बाकायदा बताया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर के ये बातें, चिंताएं जाहिर की गई हैं। और उनकी सुरक्षा को लेकर के इजरायली एजेंसियों ने कहा है कैबिनेट की मीटिंग भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गई है और बाकायदा नेतन्याहू के बेटवे की शादी को भी टाल दिया गया है, जो 26 नवंबर को होने वाली थी। और तो और अगर इनकी सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा जांच की बात की जाए, तो ये बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे बनाए गए एक बंकर में रह रहे हैं, खुफिया बंकर में रह रहे हैं, बेसमेंट में बने वो बंकर में रह रहे हैं, जो निहायत ही मजबूत है, कारगर है, जो दुश्मन के हमले से बचाव कर सकता है। और इनको बार बार जगह बदल कर रहने के लिए निर्देश दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों के जरिए। गौरतलब बात यह है कि नेतन्याहू के वकील ने बाकायदा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेरूसलम की कोर्ट में अपनी अपील दायर की है, याचिका दायर की है और कहा है कि वो सुरक्षा के कारणों की वजह से, चूंकि नेतन्याहू पर हिजबुल्लाह और दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सुरक्षा कारणों की वजह से वो अदालत में पेश होकर गवाही देने नहीं आ सकते नेतन्याहू। लिहाजा उनसे और वक्त मांगा गया और सुरक्षा की दरकार की गई है। और ये बात भी सामने आई है कि कोर्ट, जो जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस कोर्ट रूम में ऐसा कोई बंकर नहीं है जिसे अगर समझ में आए कि दुश्मन हम पर हमला कर रहा है तो किसी बेसमेंट में या बम रोधक बेसमेंट के भीतर जाकर के वो अपनी जान बचा सकें, या बम रोधक शेल्टर के भीतर वो अपनी जाकर के खुद की जान बचा सकें। ऐसा कोई इंतजाम कोर्ट में नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू अपने ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों को टालने के लिए बाकायदा अपने वकील के जरिए अपील दायर करवा रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं कि माई बाप, कुछ दिन के लिए अदालत आने पर हमें छूट दे दीजिए, गवाही देने के लिए ना बुलाए, क्योंकि हमारे यहाँ जान का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ गौर किया जाए तो इजराइल के भीतर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बंधक समझौता अभी तक नेतन्याहू नहीं कर पाए हैं। अभी भी 100 के करीब ऐसे इजरायली बंधक हैं जो गाजा के भीतर हमास के कब्जे में हैं, जिनको छुड़ाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। और नेतन्याहू के बस की अब यह बात नहीं रही, क्योंकि बार बार जब भी समझौते तक बात पहुंचती है और जब भी दोनों देशों के बीच में सीज फायर की बात होती है, हमास और इजराइल के बीच में शांति विराम की बात होती है, तब नेतन्याहू अपनी कुछ पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए शर्तें घुसेड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसमें ये भी शर्त रहेगी, उसमें वो भी शर्त रहेगी। हालत ये हो गई है कि अब मिस्र और कतर ने भी धीरे धीरे अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं कि भाई साहब, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, तुम्हारे नागरिक है, तुम समझो, मरने वाले तो फलस्तीनी हैं, वो तो 70 साल से मर ही रहे हैं, उनके लिए कौन सी नई बात है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत रहेगी और तुम इनको छुड़ा नहीं पाओगे। नेतन्याहू के लिए दिक्कत यह भी है कि उनके खिलाफ इजराइल के भीतर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उन्हें अपने लोगों के बीच में शक्ल दिखाने में दिक्कत हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि गाजा में और लेबनान के भीतर इजरायली सेना को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। एक तो जो बंधक हैं इजराइल के गाजा के भीतर हमास कंट्रोल में, हमास कब्जे में, उनको छुड़ाने में नेतन्याहू आनाकानी कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, समझौता नहीं करना चाहते, टाल मटोल कर रहे हैं ताकि जंग जारी रहे और वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। गौर करने वाली बात यह है कि जो गाजा के भीतर बंधक हैं सो हैं,
जो गाजा में लड़ने के लिए हमास से जा रहे हैं जमीनी ऑपरेशन में, वो भी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब से लेबनान में इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, लेबनान के भीतर, लेबनान में हिजबुल्लाह इनको पांव रखने नहीं दे रहा है, इनका पैर रखना भी हराम करार दे चुका है। और जैसे ही इनके सैनिक लेबनान के बॉर्डर में कदम रखते हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह इनके सैनिकों को चीथड़े उड़ा देता है। दर्जन दर्जन सैनिक डेली मारे जाते हैं, लेकिन उनकी खबरें दिखाए तो कौन? इजराइल कैसे अपने भीतर की सेंसर की गई खबरों को दिखा दे? इक्का दुक्का थोड़े बहुत नुकसान की खबरें अगर बाहर आ गई तो नेतन्याहू अपनी नाक बचाने में लग जाते हैं। लेकिन इनके लिए एक मुसीबत ये भी है कि इन्होंने उस रक्षा मंत्री को हटा दिया जिसका नाम योआव गैलेंट था। वो बंधक समझौते को एक नतीजे तक पहुंचाना चाहता था, वो बंधक समझौता करना चाहता था, यहां तक कि गाजा और लेबनान के भीतर वो सीज फायर करने की भी कोशिश कर रहा था, नेतन्याहू पर दबाव बना रहा था। और नेतन्याहू पर दबाव बनाने वालों में न सिर्फ योआव गैलेंट थे, बल्कि आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी भी कोशिश कर रहे थे, दोनों बराबर कोशिश कर रहे थे। लेकिन योआव गैलेंट को नेतन्याहू ने अपने मतलब को पूरा करने के लिए बर्खास्त कर दिया। और अब हालत हर्जी हलेवी की भी है। जिस दिन वो आईडीएफ के चीफ के पद से हटा दिए जाएं, उस दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। यानी एक तरह समझ सकते हैं कि सेना भी इनकी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इनके मारे जा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने सोमवार यानी पीर यानी कि मंडे के दिन कम से कम 190 रॉकेट दागे। बाकायदा इजरायली मीडिया कंफर्म करके बता रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 190 रॉकेट दागे हैं, जिनमें इतने ज़्यादा नुकसान हुए हैं कि आईडीएफ के जरिए जारी की गई जो तस्वीर है, सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर जारी की गई जो वीडियोज़ हैं, उसमें कई गाड़ियों को जलते हुए, सुलगते हुए, आग के गोले में तब्दील होते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं कि कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है, यानी हैवी कैजुअलिटी देखी गई है। यहाँ तक कि 7 ऐसे लोग हैं जो इजरायली हैं और हिजबुल्लाह के हमले की वजह से वो घायल हो गए, चाहे छर्रे लगने की वजह से, चाहे उनके कार पर आकर के रॉकेट गिरने की वजह से, चाहे उनकी इमारतों पर बम गिरने की वजह से, रॉकेट गिरने की वजह से वो घायल हुए। लेकिन 7 लोग घायल हैं। कितने मारे गए इस बारे में अभी कुछ जानकारी बाहर नहीं आई है, ना ही वो जानकारी बाहर आ सकेगी, क्योंकि इजराइल में ज़बरदस्त सेंसरशिप लागू है और वो इस बात को जाहिर नहीं होने दे सकते। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की मीडिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया है बाकायदा कि हिजबुल्लाह के हमलों को रोक पाने में आयरन डोम भी फेल हो जा रहा है इजराइल का। और सच भी बात है, इजराइल का आयरन डोम फेल हो जा रहा है। जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भेजा थाड, वो थाड तो दिवाली के फुलझड़ी के पटाखे बन गए, उसका तो कोई नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। और वो कब काम आएगा इस बारे में कोई गारंटी नहीं कि वो थाड सिस्टम एक्टिवेट कब होगा। और यहाँ जो इनके अपने आयरन डोम हैं वो सब के सब पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। हालांकि इजराइल का दावा ये है, इजरायली सेना का दावा ये है कि उसने हिजबुल्लाह के ज़्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही हवा में मारकर गिरा दिया। लेकिन कई ऐसे रॉकेट हैं जिनको आयरन डोम रोक नहीं पाया और ये दावा किया गया कि वो तो खुले में गिरेगा, लेकिन वो खुले में गिरने के बजाय अपने निशाने पर गिर रहे हैं, जिसके वजह से इतना नुकसान हो रहा है। वरना आयरन डोम उनको रोक करके गिरा देता है। लेकिन यहाँ ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आयरन डोम फेल हो चुका है, फेल होता जा रहा है, वो किसी भी काम का नहीं रह गया। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 90 रॉकेट दागे हैं और बाकायदा करमिल बस्ती में जो पैराट्रूप ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर को भी उसने निशाना बनाया है। लेकिन अगर गाजा की बात की जाए तो उत्तरी गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में इजराइल के एक रिजर्व अधिकारी की मौत हो गई, वो भी बाकायदा एंटी टैंक फायर में अल जबालिया इलाके में वो मारा गया गाजा के भीतर। तो ये लड़ने जा रहे हैं हमास से, वो हमास जिसको बहुत कमज़ोर समझा जा रहा था, यही लड़ने गए थे लेबनान में उस हिजबुल्लाह से, जिस हिजबुल्लाह के खौफ से नेतन्याहू बंकर में छिपे छिपे भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं वहाँ। अब समझ लीजिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा हो, दुबक कर बैठ रहा हो, उस देश की जनता कितना सुरक्षित है और वो खुद देश कितने सुरक्षित हाथों में है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप काम नहीं आने वाले,
डोनाल्ड ट्रंप अभी नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, अभी बने नहीं हैं पूरी तरह से, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है। कई तरह के इलेक्टोरल वोट और कई तरह के रियासतों के और कई तरह के पैमाने जोड़ने के बाद ही तय होगा कि नेतन्याहू शपथ कब लेंगे और बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। कमला हैरिस इनके काम नहीं आ रही हैं, जो बाइडेन इनके काम नहीं आ रहे हैं, बिल क्लिंटन का दौर ख़त्म हो गया, तो आखिर इनको मदद की दरकार किससे है? कौन इनकी मदद करेगा? कोई भी बड़ा देश अगर है जो इनकी मदद करने वाला है, वो खुद आकर के लड़ने के लिए रिस्क नहीं लेगा, वो हथियारों की मदद से ही इनकी सहायता करेगा। लेकिन गौर करिए, जो भी दुश्मन है वो अपनी ज़मीन पर है, और ये एक बाहरी हैं, कब्जाधारी हैं जो जा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। पूरा का पूरा इजराइल ही कब्जा करके बनाया गया है, और उन्हीं गजा के लोगों को मार रहा है इजराइल, जिन गजा के लोगों का ये फ़लस्तीन है, पूरा का पूरा इजराइल है। हालत देखिए, इन लोगों की हालत इस हद तक ख़राब हो गई है कि ये दुश्मन से जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए आम लोगों पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने नुसैरियत में रेफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें 20 फ़लस्तीनी हलाक हो गए और 1 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो उत्तरी गाज़ा के कमाल अदवान हॉस्पिटल पर इसने बम के गोले भी दागे और ड्रोन से भी हमले किए। लेकिन इस नेतन्याहू को अपनी जान की फिक्र पड़ी है, और कभी न कभी दुश्मन अपने चाल में कामयाब तो ज़रूर होगा, अपने हमले में कामयाब तो ज़रूर होगा। तो जिस तरीके से इनकी खुफिया जानकारी बाहर आ रही है और जिस तरह से इनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने सर पे उठा रखा है, उससे इतना तो अंदाज़ा हो रहा है कि नेतन्याहू की जान थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन खैर, ताकत दिखाने के लिए आम आदमी, परेशान हाल आदमी ही इनके लिए बहुत बड़ा काम करता है। बाकायदा इजराइल ने उत्तरी लेबनान के एक अपार्टमेंट पर हमला कर दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 15 लोग हैं जो ज़ख्मी हो गए। ये तमाम रिपोर्ट्स में जो है अभी गाज़ा और लेबनान के भीतर के हालात, ये मैं अल जज़ीरा के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। अल जज़ीरा की खबरों पर गौर किया जाए तो गाज़ा के भीतर अब तक 43,603 फ़लस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है और 1,02,929 लोग ज़ख्मी हैं गाज़ा के भीतर, और 3,189 लेबनान के भीतर मारे जा चुके हैं, जिसमें 14,078 लेबनानी ज़ख्मी हैं लेबनान के भीतर। तो ये हालात हैं। नेतन्याहू को अपनी जान की फ़िक्र है, पर सवाल ये है कि तुम जब दूसरों की जान लेना जानते हो और जब वही सामने वाला दुश्मन थोड़ा मजबूत होता है या अपनी ताकत आजमाना दिखाना शुरू कर देता है, तो कैसे भीगी बिल्ली की तरह खुद इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दुम दबाकर बंकर में छिपना पड़ रहा है। कोई भी देश इस वक्त इनको बंकर से निकालने का रिस्क नहीं ले रहा है। क्या पता कब कौन सा हमला आ जाए और कब कब किसे किसे निशाना बना दे, इस बारे में कोई गारंटी नहीं। हिजबुल्लाह इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है और जिस तरीके से वो अपना हमले बढ़ाते जा रहा है, और अपने हमलों की तादाद सटीकता को देखकर ये कहा जा सकता है कि इजराइल का कोई भी कोना महफूज नहीं है। 3 तरफ से हूती, हमास और हिजबुल्लाह इनको घेरे हुए हैं और लगातार इनको परेशान कर रहे हैं, लगातार इन पर हमले कर रहे हैं। हूती भी इन पर हमला कर रहा है, और वो जब हमला करता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए हमला करता है, और जब हमला करता है तो चारों तरफ आग लग जाती है। हिजबुल्लाह तो रॉकेट के जरिए हमला कर रहा है, मिसाइल भी नहीं निकाल रहा है। लेकिन सोचिए, जब वो मिसाइलें निकालेगा और दागना शुरू करेगा, तब इजराइल के भीतर का नज़ारा कैसा होगा। इजराइल का तो जो इलाट बंदरगाह है वो खुद बिल्कुल तबाही का कगार पर पहुंच चुका है। हाइफा बंदरगाह का वही हाल है जिस पर जब देखो तब हूती और हमास, हिजबुल्लाह हमला करते रहते हैं। इलाट बंदरगाह तो दिवालिया हो गया, उसका तो कुछ अता पता भी नहीं चल रहा आजकल खबरों में भी कि इलाट बंदरगाह जिंदा भी है या हमेशा के लिए बंद हो गया। तो इजराइल के भीतर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े लंबे लंबे मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होनी है, और उसी सुनवाई के लिए इनको बुलाया जा रहा है। ये अपने बेटे की शादी, जिसकी 26 नवंबर को शादी होने वाली थी, उस शादी को अपने सुरक्षा कारणों की वजह से ही रोक देते हैं, क्योंकि हमास इनको बुरी तरह से निशाना बना देता तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते, और शादी ब्याह में ज़्यादा नुकसान भी इनका हो जाता।
कोशिश तो इनको यही करनी चाहिए कि बंकर के भीतर ही मंडप वंडप सजा लेते, वहीं शादी उदी करवा देते, लेकिन बंकर ही तो मुश्किल हो गया है। इनको बदल बदल के रहना है। एक बंकर में रहेंगे तो दुश्मन तक जानकारी पहुंच जाएगी और वो बंकर के भीतर भी इन पर हमले कर सकता है, वरना प्रोटोकॉल के तहत इनको अलग अलग बंकरों में रहने के लिए क्यों कहा गया है। फिलहाल क्या कहेंगे नेतन्याहू के ऊपर मंडराने वाले इस खतरे के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप ज़रूर से ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।